नमस्ते दोस्तों। राम प्रसाद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है और हमारे पॉलिटिकल बातों से जुड़े सभी लोगों का नमस्कार। आज हमारी ये दूसरी क्लास है घटना चक्र की, और इससे जो पहले वाली क्लास है मेरा विश्वास है कि आप सभी ने एक बार जरूर देखी होगी, और जिसने भी नहीं देखी है वो उसे जाकर देखे तो और अच्छा समझ में आएगा। उस क्लास में मैंने जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम थे उसको एक बार पढ़ा दिया था। आज हम उसी को एक बार और देखते हैं दोबारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी जो क्लास हो रही है उसमें हर एक वर्ड 2 बार रिपीटेशन के साथ पूरा किया जाएगा, वो भी एक आराम से। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़े। तो जो ब्रिटिश का भारत में शासन हुआ था उसमें 2 तरीके से अधिनियम बनाए गए थे, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जिसमें 1858 से लेके और 1935 तक 1947 तक जो भी अधिनियम बने थे वो आते। तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, एक सेकेंड। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बैठ पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम यानी 1892 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा
भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जो प्रथम थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाहीवादी से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बैठ पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? तो जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बैठ पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892।
व्याख्या देखते हैं अब इसकी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बैठ पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। एक बार देखते हैं कि 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बैठ पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वह माले मिंटो सुधार 1909, यानी आंसर बी। एक बार के ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो अधिनियम माले मिंटो सुधार 1909 था, यानी ऑप्शन बी सही है। व्याख्या अगर देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। दूसरों के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना थी 1935 के अधिनियम थे। एक और निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो संघीय न्यायालय था 1935 के एक्ट के तहत की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे। उपरोक्त में से दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। द्वारा देखते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे। उपरोक्त में से दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी उत्तर सही है। तो दोस्तों, मेरा 2 बार पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको इसके अलावा फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत न पड़े और जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में पूरी तरीके से आपको याद हो जाए। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप आराम से किसी चीज को 2 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छी तरीके से उसका आंसर दे पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आंसर भी 1937 के एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1937।
देखिए अभी हमने देखा था, एक बार मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। 1 अक्टूबर 1937 और एक्ट कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि केंद्र में, सॉरी एक सेकेंड, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये बार बार आता है, यहाँ पे देखना है इसको। और व्याख्या देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। एक और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। पुस्तक में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघ विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। एक बार और के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। कोई भी जल्दी नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, उसका अलग ही एक मजा है। पहला क्वेश्चन के 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ये कह रहा है कि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो सही है। एक सेकेंड। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये गलत है, क्योंकि यह जो सिस्टम था 1909 मान्यवंटो सुधारों से किया गया था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो सही है। ऑप्शन सी 1 और 3। एक बार और 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो नंबर प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया।
जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रखी गई बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया। एक बार और देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघ एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, आंग्ल ईसाइयों एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया। तो दोस्तों, मैं एक बार बता दूं आपको है कि मात्र एक ऐसा चैनल है जहाँ बकचोदी का कोई सिस्टम नहीं, सीधा फॉरवर्ड पढ़ाई, यानी एकदम लक्ष्य टारगेट करके हम क्लास लेके आते हैं। अगर किसी को भी पॉलिटी का जो कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए हम अलग सी क्लास चला रहे हैं, वह आप दे सकते हैं। वहां पे मैं आपको अच्छी तरीके से पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वहां पे हमारे जो PYQ है हम उनका रिवीजन कर रहे हैं, जिससे हमें एग्जाम में आसानी। अगर आपको जो क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी और अच्छी चीज है तो उसे मुझे लगता है शेयर करने में बुराई नहीं। और आप भी, हाँ एक चीज और कि आप कमेंट जरूर करें और बताएं हमें कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो सही है और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, जिससे आपके लिए ये क्लास एक वरदान के रूप में साबित हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं 1919 सॉरी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जैसे संशोधित उत्तर कुंजी परिवर्तित कर विकल्प डी दिया गया। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सिद्ध माना, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। मेरी ऑप्शन सी सही है इसका। एक और, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार
द्विसदनी बनाई गई? तो ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आप लगातार कमेंट करते रहिए, आप भी आंसर देने का प्रयास करें कमेंट में। जैसे मैं अगर क्वेश्चन डील कर रहा हूं तो आप बताएं किसका सी सही है, डी सही है। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग अभी जुड़े हैं वो भी एक बार शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थी भी जुड़ सके। और लाइव क्लास का एक अलग ही मजा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, जिसे हम राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित, 41 मनोनीत तथा फिर 145, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचन होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। आपको सही समझ में नहीं आया मुझे, चलिए इसे द्वारा इसका अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम कर देते, आप कभी नहीं भूलोगे इसे। तो जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधानपालिका की स्थापना की, यानी जिसमें 2 सदन होते थे। एक सदन ऊपरी सदन जैसे वर्तमान में होते थे, तो जिसे राज्यसभा कहते थे, उस समय राज्य परिषद कहते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से में अब भी इंग्लिश में हिंदी में लगे, जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती थी, वर्तमान में 6 राज्यसभा की। देखिए आप इंटर कनेक्ट कीजिए। इस अधिनियम की धारा जो 18 थी के तहत इसके 60 सदस्य, यानी उस समय इसके कितने सदस्य होते थे? 60। उसमें 20 सदस्य सरकारी होते थे, यानी 20 सदस्य उसमें सरकारी हो सकते थे, 40 सदस्य में सब हो सकते। निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे वर्तमान में लोकसभा है, इस तरह विधानसभा। अवधि बैठक से 3 वर्ष, वर्तमान में 5 वर्ष होती है तथा भारत सरकार अधिनियम 1909 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः कितने? 140। किसमें? निम्न सदन सदस्यों का प्रावधान था। उसमें कितने थे? तो 60 थे, जिसमें से 100 निर्वाचित, वहां पे कितने? तो 40 सदस्य, तथा 40 यहाँ पे मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से, यानी जो ऊपरी स्टेट था, उसमें से 33 निर्वाचित तथा 27 की मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित, 41 मनोनीत तथा फिर 145 यानी 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर में
से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। अगर आप वर्तमान में भी देखोगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लोकसभा में भी करता था, लेकिन 104वें संशोधन द्वारा उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन, केंद्र में आप कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ऑप्शन सी 1919 है। केंद्र में कौन सा एक्ट अधिनियम द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1919 के मोंटेग्यू चर्चफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए, इसमें शब्द सभी मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपरोक्त में से कथनों में से कौन से सही है? तो केवल दो। एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चर्चफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की, देखो मैंने अंडरलाइन किया था कि सभी नहीं, महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। मताधिकार की संस्तुति की गई थी, लेकिन सभी। 1900 उसमें कर संपत्ति इस प्रावधान थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इस सही। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही थे? तो ऑप्शन बी केवल दो। चलिए व्याख्या देखते हैं। मोंटेग्यू चर्चफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल स्थान आरक्षित किए। 12वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। तो यह क्वेश्चन सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर सी यानी 1 और 2 दोनों। एक बार और देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत था वो यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर सी यानी 1 और 2। चलिए व्याख्या देख लेते।
भारत में आधुनिक मेरिट, एक सेकंड कलर चेंज कर लो, मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ तथा 1855 में इस प्रतियोगी, एक सेकंड चलिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस परीक्षा भारत में ही प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में फिर बाद में दिल्ली। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका। नहीं तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद बाद में दिल्ली। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो पहला 1936, 1937, 1945। तो इसके एक सेकंड, अभी कह रहा कि सही उत्तर का चयन कीजिए कूट से। तो पहला ए, तो आंसर इसका सी, नहीं ए और सी। एक बार और देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो पहला है 1926 और दूसरा 1945। दो 1926 और 1945। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। द्वारा प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। एक सेकंड रुकिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका
केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम जो निर्वाचन था वो वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो यह शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। व्याख्या देखते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। व्याख्या देखें। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। तो एक बार और जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत था वो किससे आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित हुआ था। यह जो अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम से भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 था। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इसी अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। इस संघ का निर्णय तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों,
एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। एक बार और, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता थी जो इससे संबंधित नहीं है। चलिए, तो पहली है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, तो ये गलत है। अभी हमने देखा था कि अवशिष्ट किसे दे दे, राज्यपाल को। तीसरा के प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। चौथा के इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो हमने अभी व्याख्या देखी है। एक सेकंड, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है थी, तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, तो गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो आंसर इसका सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन के अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो ऑप्शन सी गवर्नर जनरल की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो वह गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था,
यानी 1935 ये वैसे ऐसा कौन सा है जो इसकी विशेषता नहीं थी? तो देश के लिए एक लिखित संविधान, ये गलत है। विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये सही है। एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाता। तो निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो पहला, देश के लिए लिखित संविधान, गलत है। दूसरा, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सी, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। एक सेकंड, चलिए अगला क्वेश्चन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तीसरा, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासत समाप्ति, जो गलत है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। व्याख्या, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्याख्या, ऑप्शन सी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले हम इसके नोटिस को देखेंगे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। नोटिस। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.आर. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। एक बार भारत की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.आर. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों यानी प्रत्येक में से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे संघ स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी और प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी।
इनमें से 296 ब्रिटिश भारत को, 93 देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को चुना, 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से, यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में संपन्न हुआ। 296 सीटों यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1940 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 9 दिसंबर 1940 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 है, जिसमें भारतीय प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संवत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन तो संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के
निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BR राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम है विजयलक्ष्मी पंडित यानी विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्ष यानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्टन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो इसे याद कर लीजिए, बार बार पूछता है किसने, तो ग्रेनविल ऑस्टन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 2 सितंबर 1940 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। चलिए तो दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है उसे हम कल देखेंगे। एक बार इसकी जो नोट्स है उसको पढ़ के दोबारा से फिर कल देखें। तो धन्यवाद दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले जहाँ पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपकी सफलता में 4 चांद जरूर लगाएगा। बस आपको थोड़ी सी एक चीज करनी है कि इस क्लास को शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में करें। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कंटेंट बनाता है तो आप उसे दोस्तों में भी शेयर करें। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको उसके बाद कहीं और पढ़ना पड़े एकदम आराम से, क्योंकि जब मैंने JRF किया था, मैंने भी मेंस दिए हैं, तो मुझे भी थोड़ी समस्या आई थी, लेकिन मैंने वादा किया है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।